नमस्कार, स्वागत है आपका करण वर्मा अनप्लग्ड में। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से हम लोग को ज्वाइन करने के लिए। और भाई, ये जो सुनते थे हम, खेला हुबे, ये तो खेला खत्म ही नहीं हो रहा। अब तो क्या वाकई खेला हुबे होने जा रहा है क्या टीएमसी के साथ? और सर, समय जो होता है बड़ा बलवान होता है। मतलब जब हम लोग आखिरी बार जुड़े थे तो रिजल्ट आने से एक दो दिन पहले ही जुड़े थे। वो दौर था जब अभिषेक कहते थे, अभिषेक बैनर्जी की, भाई पहले चरण में इनके कंधे तोड़ो, पैर तोड़ो, अगले चरण में इनके सर तोड़ो। अब वो कह रहे हैं हमारी पार्टी टूट रही है। तो ये समय सर कैसे ऐसे बदला, जरा हमें थोड़ा इस बारे में प्लीज जरा जानकारी दे सर। देखिए, जहां तक पार्टी टूटने का सवाल है तो ये तो बंगाल का चरित्र रहा है। जो भी पार्टी आती हमेशा के लिए एकदम गुम हो जाती है। कांग्रेस हारी, खत्म हो गई। हम्म। वामपंथी हारे, खत्म हो गए। तो ममता इज नो एक्सेप्शन। और दूसरी बात, ममता की पार्टी तो चल ही रही थी, डर पे चल रही थी, खौफ पे चल रही थी। ममता जब आई थी, लोग उनको विकल्प समझ के लाए थे। लेकिन ममता ने एक डर और खौफ का एक ऐसा माहौल पैदा किया। उन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं था। उन्हें अपने काम पे, आप देखिए कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी ने बीट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और या कोई भी, वो भाजपा को गाली देते थे, आरएसएस को गाली देते थे, सब करते थे अपनी जगह। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या काम किया। बल्कि बड़ा एक वायरल वीडियो है ममता बनर्जी का, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर तुमको हम खाने के लिए अनाज दे रहे हैं और सुकून से रह रहे हो तो अपनी महत्वाकांक्षा क्यों पालते हो? वाई डू यू हैव एम्बिशंस? तुमको एम्बिशन रखने का कोई हक नहीं है। जितना दे रहे हैं उतना खाओ और मस्त रहो। और अब तो जैसी जैसी चीजें निकल के आ रही हैं, भाई चुनाव तो हर साल होते हैं, हर साल कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है। पर जिस तरह बंगाल के कोने कोने से महफिलें जुड़ रही हैं, वो कट मनी लौटाया जा रहा है। आज के पहले आपने कभी देखा कि मतलब एकदम पब्लिकली कट मनी लौटाया जा रहा है? चुनाव के दौरान भी जो हमने देखा, वो भी हमने अपने इतने लंबे कैरियर में कभी नहीं देखा कि एक आदमी गाड़ी की छत पे खड़ा होकर अभिषेक बनर्जी 5,000 लोगों की भीड़ में कह रहा है कि पिछली बार तुम लोगों पे तरस खा गए थे, छोड़ दिया था, इस बार काट डालेंगे वरना वोट जरूर देना। व्हाट टाइप ऑफ टॉक इज दैट? मतलब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता कहता है कि गृह मंत्री के टकले सर पे हरा रंग लगा देंगे या गृह मंत्री को उल्टा लटका देंगे। अभिषेक बनर्जी कहता है 4 तारीख के बाद गृह मंत्री की हिम्मत तो बंगाल में रुक के दिखा दे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आपको समझ में आता है, अच्छा कौन सी आवाम होगी, कौन सी जनता होगी, कौन सी इलेक्टोरेट होगी जो इस बात से खुश होगी कि अगर उसको अपने घर पे एक गेट लगाना है तो उस गेट का बजट कैलकुलेट करके कट मनी वो लोकल टीएमसी कार्यकर्ता को दे। क्यों खुश होंगे लोग इसमें? आज वो लोग जो पैसा जिनको लौटाया जा रहा है, और बड़ा देखिए साहब, एक बात के लिए आपको टीएमसी को धन्यवाद देना होगा। उन्होंने इस लूट और भ्रष्टाचार का बड़ा डॉक्यूमेंटेड हिसाब किताब रखा है। बाकायदा नाम पुकारा जाता है कि इस तारीख को हमने तुमसे इतने पैसे लिए, ये लो वापस। तो जिस तरह वो एक कट मनी चल रहा था, फिर एक वहां पे टोलाबाजी चल रही थी, हाईवे पे पक्के बूथ बनाए जाते थे। नेशनल हाईवे वाले मुझसे रोते थे, कहते थे साहब हमारे बूथ के पहले ये बूथ बना लेते हैं। पहले वहां पे लोग आदमी पैसा दे के आते, फिर हमें पैसे देने में आनाकानी करते हैं। इनके टोल प्लाजा के पहले टीएमसी वाले टोल प्लाजा बना लेते थे। तो और वहां पे पैसे लेते थे। फिर लोग कहते थे, अब जो बाहर से आया आदमी, फर्ज कीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश से गाड़ी चला के बंगाल क्रॉस कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, और आप में घुसते ही आपने मैंने पहले टीएमसी को पैसे दिए और उसके बाद नेशनल हाईवे मांग रहा है। ये दो दो जगह टोल क्यों है भाई? तो आदमी जो बाहर से आता वो समझ नहीं पाता था, वो परेशान होता था। और ये कट मनी और ये टोलाबाजी के ऊपर एक पूरा सिंडिकेट था जिसको हेड करते थे खुद अभिषेक बैनर्जी। ये वही अभिषेक बैनर्जी हैं जो जेपी नड्डा पे हमला हुआ था तो इन्होंने कहा था कि अगर पब्लिक मार रही तो हम क्या करें, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज पब्लिक तुमको मार रही है, आज पब्लिक कल्याण बैनर्जी को मार रही है। ममता बनर्जी के देखिए, उन्होंने जब पहली मीटिंग की तो उसमें 10 विधायक नहीं पहुंचे। दूसरी मीटिंग की उसमें 15 विधायक नहीं पहुंचे। तीसरी मीटिंग की तो 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे। अब तो ममता बनर्जी के साथ वो होने जा रहा है जो चंद्रबाबू नायडू ने किया था एनटी रामाराव के साथ, जो अजीत पवार ने किया था शरद पवार के साथ, और जो एकनाथ शिंदे ने किया ठाकरे के साथ। तो आपकी तो पार्टी टूट के पता चला आपकी नाक के नीचे से आपकी पार्टी चौथी पार्टी होगी जो कट के अलग बनेगी और वो ओरिजिनल पार्टी कहलाएगी। ओरिजिनल पार्टी कहलाएगी आपकी टीएमसी। दूसरे पायदान पे आ जाएगी।
इसकी शुरुआत हुई थी 60 के दशक में, जब इंदिरा गांधी ने इंडिकेट और सिंडिकेट करके अपनी पार्टी को तोड़ी थी, बट दैट इज वे बैक। पर जी उसके बाद 80 के दशक में हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम तोड़ा, और जो ब्रेकअवे फैक्शन था वही असली तेलुगु देशम बन गया। अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ा, जो ब्रेकअवे फैक्शन था वही असली एनसीपी बन गया। शिंदे ने शिवसेना तोड़ा, जो ब्रेकअवे फैक्शन था वही असली शिवसेना बन गया। तो ये पांचवा होने जा रहा है, आप मान के चले, जहां पे जो टीएमसी का जो ब्रेकअवे फैक्शन होगा, दैट विल बी द रियल टीएमसी। भाई वैसे आपको बताएं, दीदी तो बहुत बौखलाई हुई है इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल कोलकाता में इन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट निकाला है। प्रोटेस्ट में ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, इनके कुल 6 एमएलए पहुंचे हैं वहां पर, और 3 एमपी पहुंचे हैं। तो ये भी एक बहुत ही टेलिंग साइन है कि केवल 3 एमपी और 6 एमएलए पहुंचे। अभिषेक बेचारे, वो तो कह रहे थे मैं बिल्कुल आईसीयू केस हूँ, बड़ी बुरी हालत है मेरी। हालांकि डॉक्टर ने बस एक पैन 40 ही उनको प्रिस्क्राइब करी थी, कोई बहुत जानलेवा ड्रग्स नहीं करे थे प्रिस्क्राइब, और उनका कहना है मेरी बहुत बुरी हालत है, तब भी इसको देखने लोग नहीं पहुंचे। तो अब ये ममता बनर्जी अब का अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, कह रही है 177 सीट्स पे इन लोगों ने बेईमानी करी है, बीजेपी ने आउट ऑफ 294 177 पे बेईमानी करी है, और सारे लोग हमारे साथ हैं, कोई सिग्नेचर विग्नेचर फॉर्ज नहीं किया गया है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प हो गया भाई, ये तो मतलब अगले 48 अब एक घंटे एक में चीज देखे, जो काफी खेला होगा। सिग्नेचर फॉर्ज होने वाली जो बात है, भाजपा ने आरोप नहीं लगाया है। हम्म सिग्नेचर फॉर्ज है या असली है, कौन बताएगा? अगर ये करण वर्मा का सिग्नेचर है तो असली है या नकली है, तो करण वर्मा ही बताएंगे ना। तो वो विधायक बता रहे हैं जिनका सिग्नेचर फॉर्ज हुआ है भाई, कोई और आरोप नहीं लगा रहा है। और सिग्नेचर फॉर्ज वाले केस में सीआईडी जांच कर रही है, उनसे बात करने के लिए अभिषेक बनर्जी बहुत घायल थे, पर इस धरने में तो पहुंच गए, बेचारे को जीने नहीं दिया जा रहा इस समय। आप जो भी और कहो रही बात अभी अभिषेक। ममता बनर्जी की बौखलाने की, तो ध्यान दें कि ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तब भी बौखलाती रहती थी। उनको बौखलाने की आदत है उन्हें। नहीं, आप देखिए जरा अनुपम जी, कैसे चुन चुन के हो रही है चीजें। आपने कल्याण बनर्जी जी का नाम लिया, बताइए उनके साथ क्या हादसा हो गया। वो भी धड़धड़ा कर जमीन पे गिर गए। वो अलग बात है, मोबाइल हाथ में ही था गिरने के बाद भी, आप उनका बैलेंस देखिए। और लोग मानने को नहीं तैयार, उन्हें चोट लगी, वो अपना सर यूं करके दिखा रहे हैं, यूं करके दिखा रहे हैं, दबा के दिखा रहे हैं। ये जनता को क्या हो गया सर, इतनी निर्दयी क्यों हो गई जनता। अभिषेक कह रहा है मेरी आंख को देखो, लोग नहीं मान रहे, हंस रहे हैं लोग। कल्याण अपनी टिंड दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे चोट लगी, तो नहीं मान रहे हैं लोग। मतलब जनता तो हाथ धो के इनके पीछे ही पड़ गई सर। क्या देख रहे हैं आप, जनता को क्या हो गया, चैन नहीं आया, इनको हरा दिया उसके बाद भी चैन नहीं आ रहा जनता को। कल्याण बनर्जी को सर पे चोट लगी जरूर है, पर मुझको लगता है बहुत पहले लगी। जिस तरह की बातें वो उल जुलूल करते रहते हैं, मुझे लगता है ये चोट पुरानी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता अगर गृह मंत्री को क्या मारने पीटने उल्टा लटकाने की बात कर रहा है, तो मैं यही मानता हूँ चोट तो इनको जरूर लगी होगी, लेकिन काफी पहले लगी होगी, वरना कोई भी सेंसिबल आदमी इस तरह की बातें नहीं करता। और रही बात अभिषेक की और ममता की, तो देखिए आखिरी बार इस देश में किसी ने अपनी हार शालीनता से स्वीकार की तो वो 2004 में अटल बिहारी थे, जिन्होंने कहा था कि जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया, जनता का आदेश शिरोधार्य है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे अभी तक याद है, दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि साहब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का नेता 1 सेकंड में ऐसे फारिग हो गया, 1 सेकंड में खारिज हो गया, चल गया चुपचाप, एक बार प्रोटेस्ट नहीं किया। 2004 के बाद मुझे याद नहीं आता कि किसी चुनाव में, चाहे वो राज्य का चुनाव हो और चाहे केंद्र का चुनाव हो, किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने खुशी खुशी एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए अपनी हार स्वीकार की। कभी आप सामने वाली पार्टी को दोष देते हो, कभी ईवीएम को देते हो, कभी इलेक्शन कमीशन को देते हो, कभी एसआईआर को देते हो, कोई नहीं मिलता तो आप जनता को ही दोष दे देते हो कि जनता क्रिमिनल हो गई, जनता पागल हो गई। मतलब अपने अलावा आपको सबका दोष नजर आता है। तो 2004 वाज द लास्ट टाइम जब इस देश में किसी नेता ने शालीनता के साथ हार स्वीकार की थी। करण, नहीं सर, एक बात और बताइए, आप शालीनता की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई जो ये नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो शालीनता से व्यवहार ही नहीं कर रहे, तो ऐसा रैपिड फायर स्टेरॉइड्स लेके आए हुए हैं। इन्होंने उठा करके लैंड भी दे दी कि भाई यहाँ पर फेंसिंग करो,
उसके बाद इन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की जमीन भी दे दी, फिर अभी बीते दिन बकरीद निकली, उसमें भी इनको कह दिया नमाज पढ़ने की हिम्मत मत कर लेना सड़क के ऊपर। तो ये तो ऐसा ऑन स्टेरॉइड्स आए हैं लोग। अभी तक तो योगी जी को देख रहे थे, हिमंता बिस्वा शर्मा को देख रहे थे, ये क्या हो गया? ये हिंदुत्व की एक कंपेटिटिव हिंदुत्व चढ़ गया है इधर। कैसे देखते हैं आप इसको? पिछले जो 20-25 दिन गए हैं शुभेंदु दादा के, उनका आप कैसे आंकलन करते हैं? नहीं, देखिए, बात सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की नहीं है। बात यह है कि विपक्ष में कहीं ना कहीं एक ये बात आ गई कि हम इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे कि सरकार को घुटने पे ला देंगे। चुनाव में नहीं ला पाएंगे तो चुनाव के बाद ला देंगे। अब आप ये देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इसको कल रात को मैंने अपने पॉडकास्ट पे भी, घूमता आईना पे भी एक्सप्लेन किया था, एकदम यही बात। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी संसद में स्पीच देते हैं तो विपक्ष 15-15, 20-20 सांसदों के 3-4 गुट बना देता है, जो हल्ला मचाते हैं, फिर उनका गला सूखने लगता है, फिर दूसरा गुट, फिर तीसरा गुट, फिर चौथा गुट, फिर पहला गुट। सोचिए, मतलब अगर प्रधानमंत्री 1.5 घंटे बोले तो 1.5 घंटे में 1.5 मिनट भी चुप नहीं हुए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी एकदम खामोश रहती है, एकदम खामोश रहती है। क्योंकि अब ये बात समझ में आई। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हर आदमी मोदी की जैसा पेशेंस नहीं ले आ सकता। आपको मोदी वाला पेशेंस हर एक जगह नहीं नजर आएगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जब अखिलेश यादव ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, कहा शर्म तुमको आनी चाहिए, अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तेरा जैसा आदमी। अखिलेश यादव विधानसभा छोड़ के संसद भाग गए। उनको समझ में आ गया कि अब योगी उनसे उसी जबान में बात करेंगे जिस जबान में वो बात करते, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिया। इसी तरह आप देखिए बिहार, देखिए बिहार में लालू यादव और राबड़ी और ये तेजस्वी और इन सब के जो बात करने का तरीका था, मीसा भारती, रोड़ी, किस तरह की गुंडागर्दी की बात करते थे। आप मुख्यमंत्री के रूप में आपको एक बंगला मिला था, आज उस बंगले को आप मामूली एमएलसी हैं लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं। और उसके बाद आप बात करने का अंदाज देखें कि अगर मुख्यमंत्री में दम हिम्मत है तो छुड़वा के दिखा दे। उनकी लड़की कह रही है, बताइए कि औकात हो तो छुड़वा के दिखा दो। देखिए, कल आपने उसका जवाब देखा सम्राट चौधरी का। उसने कहा तुम्हारी बपौती है, तुम्हारे बाप का बंगला है, छुड़वा के दिखा दूंगा। तो उसी अंदाज में जवाब दिया। और उसके बाद देखिए पूरा लालू परिवार खुश खामोश है। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा में ऐसे लोग आए हैं जिनको समझ आया कि इनको इसी जबान में जवाब देना है। वो उसी तरह आपने देखा कि वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो खेड़ा का पेड़ा बनाने की बात करने लगे, उसके बाद सारे कांग्रेसी खामोश हो गए। गौरव गोगोई खामोश हो गए, एकदम सब खामोश हो गए। गौरव का खेड़ा का पेड़ा बनाएंगे। उसके पहले जो राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा पे व्यक्तिगत हमला कर रहे थे, राहुल गांधी तक खामोश हो गए। तो आप इसी और उसी से ये चौथा आप केस देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी का। These guys have finally realized कि हमको इनको इसी जुबान में, इसी भाषा में, इन्हीं शब्दों के साथ और उतने ही अग्रेशन के साथ जवाब देना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई ये राज्यों के तमाम जितने विपक्षी दल, लालू यादव क्या था, लालू यादव की रैली का क्या नाम होता था? आप इस देश में तमाम तरह की आपने रैली देखी, भाईचारा रैली देखी, सद्भावना रैली देखी, महिला रैली देखी, युवा रैली देखी। लालू यादव की रैली का नाम होता था लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली। मतलब आप सोचिए, ये कोई रैली है? ये तेल में, लाठी में तेल पिला के उसको घुमाएंगे और रैली करेंगे? तो आप तो सीधे सीधे गुंडागर्दी की बातें करते थे, सीधे गुंडागर्दी की बातें करते थे आप। तो अब ये एक भाजपा का एक, जैसे संसद में भी आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी खुद तो खामोश होते हैं, लेकिन वो निशिकांत दुबे हो गए और वो हिमाचल प्रदेश से हैं, क्या नाम है उनका, अनुराग ठाकुर, तो ये लोगों को आपने देखा ये बड़े अग्रेसिव तरीके से जवाब देते हैं, एकदम धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ये बहुत दिनों से गाली खाते खाते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक बात आ गई कि भाई आपसे इसी भाषा में बात करनी होगी। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ को तो आप संसद में कहते थे कि जाके घंटा बजाओ मंदिर में, तुम यहाँ क्या करने आए हो, जाके घंटा बजाओ। तो अब ही इज पेइंग यू बैक इन काइंड, ही इज पेइंग यू बैक इन काइंड। तो चाहे वो शुभेंदु हो गए, चाहे योगी हो गए, चाहे निशिकांत हो गए, चाहे अनुराग ठाकुर हो गए, चाहे सम्राट चौधरी हो गए, चाहे हेमंत बिश्वा शर्मा हो गए, बेसिकली क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक गुट अब तैयार हो गया है जो कह रहा है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इस तरह की बदतमीजियां नहीं चलने देंगे। देखिए, आपने कई राजनीतिक पार्टियों का नाम लिया, इतिहास की बात करी। अब एक भविष्य के लिए एक पार्टी आ रही है और उसके जो फाउंडर हैं वो फाइनली, अभी तक तो देश से बाहर थे, अब वो देश के अंदर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा विशाल धरना देने के लिए 6 तारीख को। वो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी। आपने सुना होगा उसके बारे में भाई। अब 6 तारीख को अभी तक लोग कह रहे थे अरे ये बाहर के बैठे हुए हैं, अब वो कह रहा है मैं सीने में आकर, मोदी जी के सीने पे आकर, यहां पर आकर मैं 6 तारीख को धरना दूंगा और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा, अब चलेगा नहीं है।
अब कई लोग कह रहे हैं उसका वीजा वहां पे गड़बड़ था या क्या था, उसको डिपोर्ट करा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? वो आ रहा है देश के लिए आ रहा है या उसको लात मार के भगाया जा रहा है वहां से, और क्या होने वाला है इस पे? देखिए, मुझे वीजा वाली बात नहीं मालूम, ना मुझे अंदाजा है कि उसको लात मार के भगाया जा रहा है क्या, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो इस समय लौट आता। हुआ क्या है कि देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी से एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हुई है। स्ट्रैटेजिक मिस्टेक ये हुई कि आपने इतने लंबे समय तक धर्मेंद्र प्रधान को झेला कि अब वो आवाज इतनी तेज हो गई कि अब फाइनली आप कह रहे हैं कि हम हटा भी देंगे। आप इस तरह की अब प्लांटेड न्यूज आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि 15, 16, 17 तारीख को जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा या मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा। अब ये बात करीब करीब तय हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जब ये बात लीक हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जा रहे हैं, तो हर आदमी उसका क्रेडिट लेना चाहता है। जयराम रमेश भी उसका क्रेडिट ले रहे हैं, राहुल गांधी भी उसका क्रेडिट ले रहे हैं, कॉकरोच पार्टी भी उसका क्रेडिट ले रही है। वो बेसिकली बंदा वहां से आ रहा है क्रेडिट लेने के लिए। रही बात उसके धरने की, तो ही इज नॉट जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण तो है नहीं ना कि उनके धरने से लोग डर जाएं। तो क्या बोले हम इन लोगों को, कैसे बोले। लेकिन हाँ, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिक मिस्टेक मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि तो 3 साल से लगातार इस तरह का तमाशा बन रहा था, और धर्मेंद्र प्रधान अगर बड़े सक्षम हैं, और धर्मेंद्र प्रधान को माना जाता है कि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छी रणनीति बनाते हैं। नंदीग्राम में ही ममता को हरवाने वाले वही थे, उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा योगदान रहा, दिल्ली हरियाणा बड़ा योगदान रहा। तो मैं मानता हूँ कि फिर आप उनको या तो पार्टी में ले जाइए, कैडर में ले जाइए, और या फिर आप उनका मंत्रिमंडल चेंज कीजिए। क्योंकि यही धर्मेंद्र प्रधान जब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी ना, तब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अगर शिक्षा मंत्रालय में वो ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अब तक उन्हें खुद हटा लेना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि अब ये एक देशव्यापी मांग हो गई हो, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान निशाने पे आ गए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान निशाने पे आ गए, ये भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा ही है कि अभी तक मोदी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। और ये बात राहुल गांधी को काट भी रही है। जब ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक कराए थे। अभी इतनी घटिया बात क्या हो सकती है, प्रधानमंत्री पेपर लीक कराएगा? लेकिन उन्होंने कहा। तो आज की तारीख में जब ये बात पता चली कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर रहे हैं, तो हर आदमी उसका क्रेडिट लेना चाहता है। और उसी लिए लोगों आपने देखे कि लोगों ने अपनी जबान बढ़ा दी है, लोगों ने अपने बयान बढ़ा दिए। हर आदमी इस बात को साबित करने में लगा है कि मेरे कहने पे धर्मेंद्र प्रधान हटाए जा रहे हैं, और ये जो कॉकरोच आ रहा है वो भी सीनियर से आ रहा है। तो क्या लगता है सर, ये जेन जी में कोई है ऐसी अनरेस्ट की, एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा विद्रोह हो सकता है, या ऐसा ही है ये बस ऐसे ही कुछ चिंगारियां इधर उधर है? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर कहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक मैं लगातार कह रहा हूँ भाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र आज भी, देखिए अभी मैं उनको देख रहा था, वो इंडिया आफ्टर गांधी वाले जो लेखक हैं, गुहा रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा कह रहे थे कि आज भी मुझसे ज्यादा नफरत कोई नहीं करता मोदी से। मैं इस देश में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं मोदी से। लेकिन उसके आगे वो क्या कहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात है मोदी संभाल सकता है, राहुल गांधी की बस का नहीं। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आज भी देश में सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा अगर है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर है। लोगों ने उनके कहने पे सड़क पे निकल के थालियां बजानी शुरू कर दी। आज उनका जो सबसे कटु आलोचक है, जो आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि मैं मोदी सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, वो आदमी कह रहा है कि राहुल के बस की बात नहीं, मोदी चला सकता है, क्योंकि दुनिया के हालात बहुत खराब। तो दैट शोज कि मोदी इज स्टिल द मोस्ट ट्रस्टेड पॉलिटिकल पर्सन इन दिस कंट्री। आज भी सबसे ज्यादा देशवासियों को उन्हीं भरोसा, सारे सर्वेज भी यही बताते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जब नरेंद्र मोदी साहब को इस मामले पे खुद बयान देना चाहिए, चाहे आप मीडिया के सामने आके दें, लिखित बयान दें, वीडियो बयान दें, मन की बात में करें। अगर आप मन की बात में बच्चों को ये बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करो, तो आप मन की बात में ये भी बता सकते हैं कि अगर तुम्हारा पेपर आउट हो गया है तो फिर उसको कैसे झेलो। आज भी लोग सबसे ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करते हैं। मेरी सरप्राइज की मोदी सामने आके इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको सामने आकर बात करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट होगा, उनके माँ बाप को भी डिसअपॉइंटमेंट होगा। अब लेकिन जेनजी में केवल वही बच्चे नहीं आ रहे हैं ना जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और 12th की तैयारी कर रहे हैं। जेनजी तो बड़ा एक लंबा चौड़ा कंसेप्ट हो गया, उसमें बहुत ढेर सारे बच्चे आ रहे हैं। और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी एक मुद्रा लोन नाम का एक कंसेप्ट चल रहा है, उसको देखिए। मुद्रा लोन कहता है कि 57 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। 57 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है। ये 57 करोड़ लोग कौन है करण? 57 करोड़। अगर इसको आप केवल 4 से गुणा कर दीजिए तो पता चलेगा 200 करोड़ ज्यादा पॉपुलेशन थोड़ी ना हमारी। और जो 57 करोड़ लोग मुद्रा लोन ले चुके हैं, उसमें जो रिपेमेंट का, जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट, समय पे रिपेमेंट करने की जो परसेंटेज है, 97% ज्यादा है। डिफॉल्टर्स 3% से कम है। तो ऐसा नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है, मैंने मान लिया। लेकिन इसको एक बड़ा आंदोलन बना पाना
मुझे असंभव नजर आता है जब मैं ये देखता हूँ कि बेनिफिशियरीज कितने ज्यादा हैं सरकारी योजनाओं। नहीं, इस स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहेंगे अनुपम जी, जो अब चल रहा है कि जो नीट का री एग्जाम होना है उसमें एयरफोर्स आएगी। अब एयरफोर्स जो है वो पेपर डिलीवरी में मदद करेगी। कई लोग कह रहे हैं भाई ये तो कंप्लीट फेलियर आपने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मैं मैंने भी यही कह पोस्ट रहा किया था। मैंने पोस्ट हाँ, किया इस पे। मैंने आपको एक पोस्ट किया है कि दिलचस्प बात बताऊं ये पूरी व्यवस्था का फेल्योर है। भारतीय जी। वायुसेना अगर नेहरू का सिगरेट लाने के लिए नहीं थी तो भारतीय वायुसेना एग्जामिनेशन पेपर ले जाने के लिए भी नहीं है। भारतीय वायुसेना का एक रोल है, उसको उसी तक सीमित रखिए। और जब आप पेपर्स ले जाने के इंडियन, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ये अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के एक कैडर के ऑफिसर थे। तो अजय पाल शर्मा ने, आपको याद होगा, जहांगीर खान को ललकारा था। उसके बाद बहुत इस तरह की बात चलने लगी कि अजय पाल शर्मा को डेपुटेशन में लेके वेस्ट बंगाल जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा अगर आप अजय पाल शर्मा को डेपुटेशन में वेस्ट बंगाल लेके जाते हैं तो फिर आप इस बात को कहते हैं कि वेस्ट बंगाल कैडर में कोई अधिकारी नहीं है, आपको यूपी से कैडर आदमी लाना पड़ रहा है। इसी तरह अगर आप एयरफोर्स से आप पेपर से ट्रांसफर कराते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप पूरा सिस्टम फेल कर गया। फिर तो सिस्टम फेल कर गया। वो बात बात में जैसे कभी दंगे वंगे होते हैं, आर्मी डिप्लॉय होती है, मैं उसका भी बहुत क्रिटिक हूँ। उसका भी बहुत कहते हैं कि आर्मी का अपना एक रोल है। आर्मी की मैंने ट्रेनिंग देखी है, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में देखने और ब्लैक एंड व्हाइट पे सोचने की आदत है। फ्रेंड और फो, दोस्त या दुश्मन, तीसरी बात वो नहीं समझते। पुलिस की ट्रेनिंग अलग होती है। पुलिस की ट्रेनिंग होती है लाठी चला दो, समझा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके पुलिस की ट्रेनिंग होती है। आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती। तो आर्मी की ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती। तो जिससे दंगे वंगे में भी आर्मी के डिप्लॉयमेंट मुझे नहीं पसंद है। तो अभी ये जब पेपर्स ले जाने में आप एयरफोर्स डिप्लॉय कर रहे हो, बहुत डिस्गस्टिंग बात है जो मुझको समझ में। तो मैं यही बोल रहा था, अभी मुझे एक पैनलिस्ट मिले भाजपा के, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा एक बात, उसके बाद मेरा व्यू थोड़ा बदला। उन्होंने कहा यार फिर से लीक हो जाएगा, एनटीए तैयार है नहीं, अब बताओ क्या करें, क्या चाहते हो, दोबारा लीक हो जाए? इससे अच्छा इस बार एयरफोर्स यूज करने दो, तैयारी वैयारी कुछ है नहीं। एनटीए में आधे डेप्यूटेशन पे हैं, आधे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार बेचारों का दोबारा रीलीक ना हो जाए, अगर इतना बेड़ा गर्क कर रखा है तुम लोगों ने तो भाई यूज कर लो एयरफोर्स, फिर क्या बोला तो जाए। भैया फिर आपकी धारणा क्या बदल गई? मैं कह रहा हूँ करिए, लेकिन ये हम्म तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि पूरा इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है, पूरा संस्थागत ढांचा आपका ध्वस्त हो गया है। हम्म हम्म, हम्म। क्या रीजन और एक बात, समझते हैं आखिरी आप? बात, अगर अगर संस्था अगर पूरा एनटीए फेल हो चुका है तो समवन शुड पे फॉर इट ना। किसी ना किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदार से बात याद आई। इधर इधर योगी जी के जो तेवर हैं यूपी में, योगी जी के तो तेवर हमेशा ऐसे रहते हैं, पर इधर और तीव्र तेवर हैं इनके। स्पेशली आफ्टर ये जो इनकाउंटर हुआ असद का, जो घिनौनी हरकत हुई बकरीद पे, सूर्या को अपने घर बुलाया और वो मित्र समझ के उधर गया और उसको काट दिया इन लोगों ने, और उसके बाद उसने वीडियो डाला कि तुम्हारे भाई ने अभी अभी एक मर्डर किया है। उसके बाद फिर उनका भाई इनकाउंटर हो गया। तब से योगी जी के बहुत बोल आए और योगी जी के लगातार आ रहे हैं कि अब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और इतने तीखे जो बोल आ रहे हैं, तो इस पे काफी टेलीविजन में भी डिबेट्स हो रही है। सब कह रहे हैं 2027 के लिए बिगुल बजा दिया है योगी जी ने। क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? एनसीआरबी के भी जो आंकड़े आते जा रहे हैं, काफी सुधार आया है, क्राइम फिगर्स कम हुई हैं। हाउ डू यू सी दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन यूपी एंड क्या 2027 के लिए बिगुल बज गया? मेरा तो कल रात का जो मैंने पॉडकास्ट किया था उसका टाइटल यही था कि योगी ने सेट कर दिया एजेंडा। अच्छा। योगी ने 2027 का एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने तय कर दिया कि भाई क्या होने वाला है। देखिए, और इसके लिए भी समाजवादी पार्टी के दोषी है। समाजवादी पार्टी उनको फुल टॉस दे रही है और योगी उसको छक्का मार रहे हैं। तो इस तरह देखेंगे, अभी एक संदीप सिंह करके एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या हो गई लखनऊ में। समाजवादी पार्टी ने तमाशा मचा दिया लखनऊ में, मर्डर हो गया, कैपिटल मर्डर हो गया, कैपिटल मर्डर हो गया। 3 दिन बड़ा हंगामा हुआ और सपा का नेता हत्यारा निकला। सब बताइए। तो आप खुद ही तो उनको दे रहे हो ना। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि अतीक अहमद से छुट्टी मिली। रामगोपाल यादव कहते हैं कि हमारा हमारा समय आएगा तो हम अतीक का बदला लेंगे। समझिए, जोगी हैं मदरसों को सील कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हम आएंगे तो मदरसों को 50,000 25,000, इनको 50,000 देंगे, इनको 25,000 देंगे। तो फुल टॉस तो आप ही दे रहे हो ना। फुल टॉस तो आप ही दे रहे हो और सारी बॉलें बाउंड्री के बाहर जा रही है तड़ातड़। और योगी ने जो कल एक बात कही, उन्होंने कहा माफिया और मच्छर, इसको समझिए। बहुत कम लोगों ने इस पे गौर किया। माफिया सब समझ रहे हैं, व्हाट मच्छर, किन मच्छरों की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पूर्वांचल में हर साल 5,000 बच्चे मर जाते थे इंसेफ्लाइटिस से, जिसको जापानी बुखार कहते थे। और जब योगी नए नए आए थे तब इसमें बच्चे मरे थे तो उसको लोग योगी को बहुत घेरा गया था।
जापानी बुखार ये मच्छरों से होता है, मच्छरों की एक खास प्रजाति से होता है। और आप देखिए पिछले 5-6 साल में एक भी ईश्वर की दया से, एक नहीं कि बच्चा मरना बहुत बुरा होता है भाई, तो पिछले 5-6 साल में एक भी बच्चे को भगवती की दया से कोई आंच भी नहीं आई। और ये पूरा जापानी बुखार और ये पूरा इंसेफेलाइटिस, ये पूरा उन्होंने पूर्वांचल से साफ कर दिया। तो इसलिए वो कह रहे थे माफिया और मच्छर। योगी ने एजेंडा तय कर दिया, योगी ने एजेंडा तय कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट। क्या एडवाइस देंगे आप अखिलेश यादव को? बिकॉज अखिलेश यादव सोचिए वो हैं जो बैठे हुए देख रहे हैं कि अरे यार स्टालिन हार गया, ममता हार गई, लालू के लड़के हार गए, सब हार गए, सब खत्म हो गए, केजरीवाल हार गया, अब तो बस मेरा ही नंबर बचा हुआ है। व्हाट डज ही डू? अभी 1 साल और है, क्या करें वो, ताकि भाई थोड़ा सिचुएशन करें? अगर आप उनके एडवाइजर होते, क्या एडवाइस देते आप उनको? 9-10 महीने बाकी हैं अगले चुनाव में, अखिलेश यादव क्या एडवाइस सुनेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भाई एक स्टैंड लेना सीखें। अखिलेश यादव आके बड़ा मंदिर पे, बड़ा मंगल पे आके हनुमान जी का प्रसाद बांटते हैं, और उनका जो राइट हैंड है, जिनको मैं सस्ता चाणक्य कहता हूं, लक्ष्मण यादव कहते हैं, हनुमान एक ऐसा बंदर था जो सूरज खा गया। दुर्गा 8 हाथ की औरत थी, सामने आ जाए लोग डर जाए। तो भैया इसको तय कर लो ना, क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा ही एक तुमने स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लिया था, वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते थे। इस बार तुमने लक्ष्मण यादव को बुला लिया, राजकुमार राठी को रख लिया। राजकुमार राठी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, भगवानों को भी गाली दे रहे हैं, और राजकुमार भाटी, और वो और उनको भी क्या नाम है, जातियों को भी गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को भी गाली दे रहे हैं। तो आप, वो कहते हैं कि भगवान राम ने कुछ नहीं किया, जो सबसे बड़े हैं वो मोहम्मद साहब थे। तो भाई आपको जो ये मुगालता है कि मैं हिंदुओं को वोट ले लूंगा, मेरे साथी मुसलमानों को वोट ले लेंगे, आपको किसी को वोट नहीं मिलेगा मियाँ। एक आपको ना इधर के मिलेगा ना उधर का मिलेगा। लेकिन आप अखिलेश यादव को एडवाइस देने की जहां तक बात है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की एडवाइस मानी नहीं है, करण मेरी क्या मानेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं? यूपी में इश्यूज तो हैं सर। अगर मैं इश्यूज की बात करूं, जैसे बीते दिन मैं लखनऊ में था, और मैं लखनऊ से ही हूं वैसे, तो बिजली जाना एक बहुत बड़ा संकट है। बिजली का पिछले कुछ दिनों में बढ़ता ही जा रहा है, नोएडा में भी है, काफी जगहों पर है उत्तर प्रदेश में। इस इशू को भी ये लोग ढंग से नहीं उठा पाए, और भी इश्यूज हैं। मैं अगर कहूं, ऑफ कोर्स अच्छा काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे काफी डेवलपमेंट हुआ है। आपको क्या लगता है, सपा का बिल्कुल इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी हो चुकी है कि कोई प्रॉपर इशू उठा ही नहीं पा रहे हैं? एंड देश की राजनीति कहां जा रही है सर ऐसे में? बिकॉज विपक्ष पूरा अगर टोटली विफल है, और विपक्ष एंटी नेशनल बातें भी करता है, हिंदुत्व को भी गाली देता है, राष्ट्र सुरक्षा पे भी लचर है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? मोनोपोली इज नेवर गुड, बी इट बिजनेस, बी इट पॉलिटिक्स, मोनोपोली इज नेवर गुड, कि भाई यही सर्वे सर्वा है, इन्हीं को ले देकर के वोट मिलना है। वेयर इज पॉलिटिक्स हेडिंग देन? एक लार्जर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो। मैं देखिए आपके दोनों सवाल का जवाब दे देता हूँ। विपक्ष एक मोटी सी बात नहीं समझ पाया कि विपक्ष का मतलब होता है विकल्प। अभी आपने कहा मोनोपोली इज नॉट गुड, किसी का भी एकाधिकार नहीं होना चाहिए राजनीति में, विकल्प हमेशा होना चाहिए। व्हाट इज विकल्प? एक ऑप्शन होना चाहिए। तो विपक्ष क्या होता है? विकल्प होता है। इन्होंने विपक्ष का मतलब विरोध समझ लिया। विपक्ष हर चीज पे विरोध करो, हर चीज पे विरोध करो, हर चीज पे विरोध नहीं। विपक्ष विरोध करने के लिए नहीं, विपक्ष विकल्प देने के लिए बना है। ये एक मोटी सी बात जो है, जो भारतीय विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, ना राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, ना अखिलेश यादव समझ पा रहे हैं, ना विपक्ष में कोई समझ पा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि आप कह रहे हैं कि अपने मुद्दे नहीं उठा पाते, 4 बार उनकी सरकार रही है, 4 बार उनका मुख्यमंत्री रहा है। पिछले 35 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह डोमिनेट किया है समाजवादी पार्टी ने। तो अब उन्होंने, उनके कुकर्मों की सूची इतनी लंबी है कि वो किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आज के हालात में हमारे अपने प्रयागराज में तो ऐसी दिक्कत नहीं नजर आ रही है, पर नोएडा वोएडा से खबरें आती है कि कुछ बिजली की दिक्कत चल रही है। लेकिन बिजली की दिक्कत की आप समस्या उठाएंगे कैसे? क्योंकि बिजली की तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ दिन की दिक्कत आ रही है, आपके टाइम में तो हमारे यहाँ ऐसा कोई शहर ना थे जिसमें 4 घंटे की रोस्टिंग ना होती है। 4 घंटे के लिए बिजली करती है। आप लखनऊ में थे, आपको शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि 3 जिलों में नहीं होती, कन्नौज में नहीं होती, सफाई में नहीं होती, उसमें इटावा, उसमें मैनपुरी में नहीं होती थी, और लखनऊ में नहीं होती। बाकी तो 4-4 घंटे हमारे यहाँ 10 बजे से 2 बजे तक रोज लाइट जाती थी। दूसरी बात, जहां तक गांव की बात है, गांवों में 1 हफ्ते बिजली आती है, 1 हफ्ते कट जाती थी। तो लोगों का भी इतना पुराना समय नहीं है, वो भी याद है ना। तो जब आप इन इश्यूज को कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपके अपने कुकर्मों की सूची इतनी ज्यादा है कि जब भी आप बात कर रहे हैं आपको आईना दिखा दिया जाता है। एक अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, पॉसिबली बीजेपी ऑन अ रोल है। आज 2 साल हो गए उस रिजल्ट को आए हुए, जिसके बाद लग रहा था कि अरे बीजेपी के 240 आई हैं। 4 जून को ही आया था रिजल्ट, ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद हम लोग बैठे हुए हैं। पीपल थॉट कि भाई अब जो है फाइनली कांग्रेस का राइज होगा और बीजेपी का डाउनफॉल होगा, पीक कर चुकी है बीजेपी।
वहां से बीजेपी ऑन अ रोल आई, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, बिहार जीती, दिल्ली जीती, सब जीतती चली गई और आज बंगाल भी जीत गई। व्हाट पॉसिबली कैन गो रॉन्ग फॉर बीजेपी इन द कमिंग ईयर्स? क्या थ्रेट है पॉसिबल? बिकॉज विपक्ष तो खत्म हो गया, तो क्या थ्रेट हो सकती है बीजेपी को आने वाले 2-3 साल में बिफोर 2029, अगर मैं बोलूं तो? कुछ भी हो सकता है। देखिए, सारी थ्रेट शुरू होती है इकोनॉमी से, सारी थ्रेट शुरू होती है इकोनॉमी से। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक किस्सा सुनाया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में 80%, 80% सीटें जीती थी। इंदिरा गांधी, कम्युनिस्ट और डीएमके ने मिलकर 80%। उसी साल 1971 में पाकिस्तान वार होता है, इंदिरा वो युद्ध भी जीत लेती है, 93,000 सैनिक समर्पण कर देते हैं। 1973 आता है, 72 आता है। 72 में 19 स्टेट्स में चुनाव होते हैं। 19 में से 15 स्टेट इंदिरा जीत लेती है। 2 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे थे और 2 यूनियन टेरिटरी, जिसमें एक गोवा था, एक मिजोरम। तो 2 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स छोड़ के छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी 19 में से 15 जीत लेते हैं। अब आप सोचें, लोकसभा में 80%, पाकिस्तान जैसे मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया, उसके बाद विधानसभा में उन्होंने 19 में से 15 जीत लिए। और उसी साल एक और घटना होती है, हमारा मानसून फेल कर जाता है। बैक टू बैक 2 साल लगातार मानसून फेल कर गया। 65-66 में भी या 66-67 में भी मानसून फेल किया था। हम उससे उबर ही रहे थे कि फिर से मानसून फेल कर गया। तो अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि उस जमाने तक हमें यही पढ़ाया जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, अब हमारी जीडीपी कृषि पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आज भी किसान हमारे लिए अन्नदाता बड़ा इमोशनल इशू है। तो 2 मानसून फेल कर गए, 2 मानसून फेल किए और ये यम के ऊपर वॉर हो गया, और जिसमें सारे अरब कंट्रीज ने अपना ड्रग कार्टेल बना लिया, ओपेक वगैरह शुरू हो गया, तेल की कीमतें बढ़ गई, हमारा यहाँ पे जो इन्फ्लेशन था वो 37-38%, 35%, 36% पहुंच गया। तो एकदम से खेल पलट गया। वो इंदिरा गांधी जो लोकसभा जीत के, विधानसभा जीत के और पाकिस्तान के साथ युद्ध करके द टॉप ऑफ हर कैरियर खड़ी थी, वो एकदम से बाजी पलट गई, तेल की कीमत से बाजी पलट गई। गुजरात में चिमन पटेल थे। चिमन पटेल बहुत बड़े नेता थे, उनको छोटा सरदार पटेल कहा जाता था। और गुजरात में चिमन पटेल के लिए चलते चलते जो कॉलेजेस थे, कॉलेजेस के मेस की फीस बढ़ा दी गई। इतनी छोटी सी चीज, कॉलेज की मेस की फीस बढ़ी और पूरे गुजरात में आंदोलन फैल गया और चिमन पटेल को चिमन चोर कहा जाने लगा। और गुजरात जो कि वेस्ट में है, और वहां से आंदोलन सीधे ईस्ट में पहुंचा, बिहार में। और वहां पे जयप्रकाश नारायण खड़े हो गए, उनके साथ लालू यादव खड़े हो गए, उनके साथ नीतीश कुमार खड़े हो गए, उनके साथ शरद यादव खड़े हो गए, उनके साथ रामविलास पासवान खड़े हो गए, और एक ऐसा आंदोलन चला कि इंदिरा गांधी को 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ी। नाउ कंपेयर दिस, कि केवल 2 साल में 73 से 75 में, 73 में शी वाज एट द पीक ऑफ हर करियर। तेल की कीमतें का बढ़ाई और मानसून का बढ़ाया, और 75 में इमरजेंसी लग गई, और जहां जाके इंदिरा गांधी फ्लॉप कर गई। तो विद इन अ स्पेस ऑफ 2 इयर्स इकोनॉमी जब बढ़ाती है, जब तक सबके पेट में पैसे, खाना रहता है, जेब में पैसे रहते हैं, तब तक दिक्कत नहीं आती। तो आपको इकोनॉमी दिख, आज हम फिर उसी तरह खड़े हैं। आप देखें, तेल की कीमतें गड़बड़ा रही हैं। मैं बार बार हर शो में कहता हूं, अभी ईरान से हाल फिलहाल कोई समझौता नहीं होने वाला है। बाकी देशों में तो आप देखिए 80% तक कीमतें बढ़ गई, हमारे तो अभी 3% में लोग हल्ला मचा रहे हैं, 3%। तो हम फिर वहीं पे ऐसे खड़े हुए। तो यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस। पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डेस्टाइन्ड टू रिपीट इट। तो आप अगर आप इतिहास से नहीं सीखते, तो आप इतिहास को दोहराने के लिए अपशब्द होते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि भाई आज हम फिर उसी तरह के किसी एक दोराहे पे खड़े हैं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए और सामने आके बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस बात से हमने ये आज का शो शुरू किया था कि आज भी सबसे ज्यादा यकीन लोगों को मोदी पर है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी पे तो है ही यकीन, और विश्लेषण के मामले में आप पे भी हम सबको बड़ा यकीन है, दर्शकों को भी बहुत है। थैंक यू सो मच अनुपम जी, समय देने के लिए बहुत अच्छा लगा, और आपसे आने वाले दिनों में भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक गुजारिश, अनुपम जी की चैनल है घूमता आईना, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज सेंड अस योर लव। थैंक यू। राम राम।